नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी गर्गद और मैं कर्नाटका पब्लिक स्कूल कगलीपुरा में हिंदी शिक्षिका के तौर पर सेवारत हूँ। तो अब तक आप लोग सारे प्रोज सेक्शन को कंप्लीट करके और पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करके अब कहाँ पर आ गए हैं? व्याकरण भाग पर आ गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्याकरण भाग को, और उस व्याकरण भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम। ओके, तो संज्ञा और सर्वनाम में आज हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है, परिभाषा क्या है संज्ञा की, और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। उसी तरह सर्वनाम का भी, कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, और वो भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले संज्ञा से। देखिए यहाँ पर संज्ञा के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक दिन भोलू आंगन में बैठा था। ओके, दूसरा है उसकी पत्नी का नाम हीरा था। ओके, तीसरा है हीरा को चिंता हो रही थी। ओके, अगला है दूध का लोटा लुढ़क गया। नेक्स्ट है गांव में खबर फैल गई। नेक्स्ट है भोलू की घबराहट को देखकर लोगों को समझ आया। यहाँ पर कुछ शब्द, कुछ पर्टिकुलर शब्द अंडरलाइन किए गए हैं, जो कि भोलू, पत्नी, हीरा। अगेन हीरा है, चिंता, दूध का लोटा, उसमें दूध और लोटा अंडरलाइन किया गया है। गांव, खबर, भोलू, घबराहट। तो यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति का नाम है, यानी भोलू, हीरा। ओके, तो चिंता, चिंता यानी कुछ भाव प्रकट हुआ है यहाँ पर। और दूध, लोटा, यानी यहाँ पर कुछ द्रव्य है, राशि है, कुछ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। और गांव, यानी किसी गांव के बारे में यहाँ पर जानकारी है। खबर, भोलू, घबराहट, घबराहट यानी घबराना, घबराना भी एक मन का भाव है। इन शब्दों से क्या हम संज्ञा की परिभाषा कर सकते हैं? किसी व्यक्ति, ओके, स्थान और वस्तु और भाव और प्राणी हो या पक्षी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध हो, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಪ್ರಾಣಿ, ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ, ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। सो नेक्स्ट है संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों। फर्स्ट वन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, अगला है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, परिभाषा है बच्चों ये, जिस संज्ञा शब्द से एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर गांधी जी, मैंने गांधी जी कहा तो आपके दिमाग में कौन आए? गांधी जी आए, है कि नहीं? तो उसी तरह ये हो गया विशेष व्यक्ति यानी पर्टिकुलर व्यक्ति। और बाद में मैं कहती हूँ कृष्णा जी, तो कृष्णा कहने से आपके दिमाग में कौन आ गए? कृष्णा जी आ गए, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाद में मैं कहती हूँ हिमालय, तो हिमालय कहने से आपके दिमाग में हिमालय का चित्र आया होगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा नोड़ी फस्टು, जिस संज्ञा के जाति का बोध होता है। ओके, ಅಂದರೆ ಒಂದು रिप्रेजेंटेटिव तरह ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ। जिस संज्ञा के जाति का बोध होता है और जिसका प्रयोग उस जाति की प्रत्येक वस्तु, प्राणी, स्थान के लिए होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर है पर्वत। आ पर्वतವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು। तो इस पर्वत को देखते ही, हाँ, इस पर्वत को देखते ही आपको क्या पता है इस पर्वत का नाम क्या है? वहाँ पर नदी भी है, उस नदी का नाम क्या आपको पता है? नहीं ना। पेड़ भी दिख रहे हैं, पेड़ के नाम पता है? नहीं, लेकिन फिर भी आप उसे पर्वत कहते हैं। नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये पर्वत है, कि ये नदी है, कि ये पेड़ है। तो इस पर्वत ने सारे पर्वतों को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। नदी है, नदी भी सारे नदियों को रिप्रेजेंट कर दिया। आपको यहाँ पर किताबें दिख रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये कौन सी किताब है? किस विषय के बारे में इन किताबों में लिखे गए हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं ना। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये किताब है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। अगला एक और एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर स्कूल है। तो स्कूल देख रहे हैं आप, और इस स्कूल से क्या आपको पता है कि ये प्राइमरी है, हाई स्कूल है या कॉलेज है? नहीं ना। लेकिन फिर भी ये क्या है? स्कूल है। तो सारे स्कूल का रिप्रेजेंट इस चित्र ने किया है। तो इसलिए पाठशाला जातिवाचक संज्ञा है। समझ में आ रहा है ना? तो नेक्स्ट है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाव ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ हमारे मन का भाव, जो हम भाव प्रकट करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी पदार्थ का गुण, दिशा या भाव जाने जाते हैं तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एक स्माइली देख रहे हैं। यहाँ पर ये स्माइली, ये इमोजी बहुत ही खुश है। तो कौन सा भाव प्रकट हुआ है यहाँ पर? खुशी की भाव। उसी तरह ये साहब जी तो घबरा गए हैं, लगता है शायद इन्होंने टाइगर देख लिया हो। तो यहाँ पर किस भाव का प्रकट हुआ है? घबराहट। ओके, सो घबराना भी हमारे मन का भाव है, तो ये भी बन गया भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर तो ये बहुत ही सैड लग रहे हैं, तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हुआ है, तो ये भी बन गया भाववाचक संज्ञा। अगला है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही गुस्से में ये भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही गुस्सा आया है। यानी कौन सी भाव प्रकट हुई है यहाँ पर? क्रोध का भाव। ओके, तो ये भी बन गया भाववाचक संख्या। सो आ गुण, ಆ ಭಾವ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, दैट इज भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, समुदाय, गण, ಗ್ರೂಪ್, ದಲ್, झुंड ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು। सो ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? मेन वहाँ पर एक टीम होना चाहिए, एक व्यक्ति से समूह नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो ये एक टीम बन गया। छोटा सा परिवार, छोटा सा समूह है, तो ये है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों का समूह है, बच्चों का समुदाय है, तो ये कौन सा संज्ञा बन गया? समूहवाचक संज्ञा बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या है? सेना है, सेना दल है, दल ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಮೂಹವಾಚक संज्ञा। ओके,
तो आगे जाएंगे. द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्य ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಶಿ, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो. ओके, सो ಅಲ್ಲಿ मेटल टाइप ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, लिक्विड टाइप ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. सो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है वे संज्ञा जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है. माप तोल ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, कि हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. तो द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण ऐसे हैं बच्चों. सोना, ये भी एक द्रव्य है, इसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं. नेक्स्ट है चांदी. चांदी को भी हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, ये भी एक द्रव्य है. सो नेक्स्ट है मिट्टी. मिट्टी को भी हम तोल सकते हैं, एक द्रव्य बन गया. और अगला है लकड़ी, ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು द्रव्यवाचक संज्ञा ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अर्थ आयता. इदवरगू संज्ञा की परिभाषा को आप समझे और संज्ञा के भेद को आप समझे. तो नेक्स्ट है बच्चों, क्या है, अब बढ़ेंगे सर्वनाम की ओर. सर्वनाम ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಂಜ್ಞಾಗೆ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, सर्वनामಗೆ प्रनाउन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, देख लेंगे सर्वनाम की परिभाषा. वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है. इसमें संज्ञा के बार बार उपयोग होने से रोका जा सकता है. भाषा व्यवहार में सुंदरता, स्पष्टता लाने की दृष्टि से संज्ञा या विशेषण के स्थान पर सर्वनामों की आवश्यकता पड़ता है. हौदु, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सरल और संक्षिप्त लगते हैं. हौदल्वा, बार बार संज्ञा के प्रयोग को रोकने के लिए और ಭಾಷಾ ವ್ಯವಹಾರ में ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಭಾಷೆಯ ವೇಟೇಜ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ और सरल और संक्षिप्त बनाने में सर्वनाम का उपयोग करते हैं. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರಿಭಾಷಾ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಮಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಸರ್ವನಾಮ ಎನ್ನುವರು. ಓಕೆ, ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಪದಗಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಈಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्वनाम के. मैं, हम, तुम, यह, वह, वे, इसने, इन्होंने, कौन, कहाँ, क्यों, जैसे तैसे, जहाँ तहाँ आदि. इसी तरह बहुत कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सर्वनाम पद हैं बच्चों. अब हम करेंगे नेक्स्ट, क्या है, संज्ञा का उपयोग. सर्वनाम को पहचानने से पहले, जानने से पहले संज्ञा का, सिर्फ संज्ञा का उपयोग करके कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे और बाद में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करेंगे. तब आपको पता लगेगा कि सर्वनाम की वेटेज क्या है, सर्वनाम की विशेषता क्या है. ओके, तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, गीता कल गांव जा रही है. आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं, कलर भी बदला गया है, पीले रंग का है. गीता कल गांव जा रही है. गीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है. थर्ड सेंटेंस है, गीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी. गीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है. गीता का बहुत मन था गांव जाने का. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हर एक सेंटेंस में गीता 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 है और 3 बार गांव 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 का इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस में केवल संज्ञा का उपयोग किया गया है. तो इन संज्ञा शब्दों को हटाकर
सर्वनाम का उपयोग किए तो कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर संज्ञा के बदले में सर्वनाम का उपयोग करना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? गीता के बदले में सर्वनाम डालेंगे, गांव के बदले में भी सर्वनाम डालेंगे। देखिए ये होगा गीता कल गांव जा रही है। ये तो बेसिक सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम गीता के बदले और गांव के बदले सर्वनाम डालने जा रहे हैं। तो होगा गीता कल गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। आप यहाँ पर देखिए, उसने, वो, उसने, वहाँ, उसका, अगेन वहाँ। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सर्वनाम का उपयोग करके सेंटेंसेस को बहुत इजी बनाए हैं और सुंदर भी लग रहे हैं, समझने में भी ये बहुत ही सरल लग रहे हैं, है कि नहीं? ओके, तो आगे जाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। 6 ಟೈಪ್ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಇದಾವಂತೆ। ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಕೇತವಾಚಕ सर्वनाम ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ओके, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट वन है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इन 6 सर्वनाम को लेकर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन सा है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं, वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ है अन्य पुरुष, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ अन्य पुरुष ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಗೇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್। ಓಕೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಮೇ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಹಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು। यहाँ पर आपको देखना है कि उत्तम पुरुष में सिर्फ हम अपने बारे में कहते हैं, मैं, हम ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ अपने बारे में कहना। मध्यम पुरुष यानी तू, तुम, आप, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहने पर हम मध्यम पुरुष का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है अन्य पुरुष, यह, ये, यह ಅಂದರೆ ಇದು, ये ಅಂದರೆ ಇವು, ವಹ ಅಂದರೆ ಅದು, वे ಅಂದರೆ ಅವು, ಸಿಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ। सो यह, ये, वह, वे, इदु किसी और व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तब यूज़ करते हैं अन्य पुरुष। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर मैं पाठशाला जाता हूँ। यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि मैं पाठशाला जाता हूँ। किसके बारे में कह रहा है? वो अपने बारे में ही कह रहा है ना। तो मैं पाठशाला जाता हूँ। और हम देखिए, हम पाठशाला जा रहे हैं। ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं। और ये किसके बारे में कह रहे हैं? अपने ही बारे में कह रहे हैं। मैं पाठशाला जाता हूँ, हम पाठशाला जा रहे हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, मैं घर जा रही हूँ। कौन जा रहा है घर? मैं जा रही हूँ। हम घर जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं और हम सिर्फ अपने बारे में कहना है यहाँ पर उत्तम पुरुष में। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष बच्चों। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कि पहला सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर, तुम पत्र लिखो। मैं किसी और को कह रही हूँ कि तुम पत्र लिखो। तुम आगे जाओ। मैं किसी और को कह रही हूँ कि तुम आगे जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, तुम आगे जाओ।
किसी और को मैं, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं ऑर्डर कर रही हूँ। ओके, क्या कह रही हूँ कि तुम पत्र लिखो, तुम आगे जाओ। इस तरह तू, तुम, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करना कहाँ पर होता है? मध्यम पुरुष में होता है। समझ में आ गया ना? तो तीसरा है अन्य पुरुष ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ है यह, ये, वह, वे. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ यह किताब है. ಓಕೆ, यह किताब है. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅದು ಬುಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ यह किताब है. यहाँ पर मैं अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर नहीं कर रही हूँ कि ये किसी और जगह पर है, उस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बता रही हूँ. तो क्या हुआ? ये थर्ड पर्सन अन्य पुरुष हो गया. तो यह किताब है, इसको हम प्लूरल में इस्तेमाल किए तो ये किताबें हैं. समझ में आ गया ना अब? ओके, यह किताब है, ये किताबें हैं. उसी तरह यह और ये का उपयोग, यह छात्र है, ये छात्र हैं. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಹ, ಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಹ, ವಹ ಮೇರಾ ಭಾಯಿ ಹೈ, ವೇ ಹಮಾರೆ ಪಾಲ್ತು ಜಾನ್ವರ್ ಹೈ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು? ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, अन्य पुरुष के. ओके, नेक्स्ट है बच्चों निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक यानी अपने बारे में कहना. ओके, सिर्फ हमारे बारे में कहना. ओके, तो परिभाषा है जो अपने बारे में बताया जाए वह निजवाचक सर्वनाम है. जैसे खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि. ओके, एग्जाम्पल देखिए. यहाँ पर एक लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है और कहता है कि मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ. देखिए यहाँ पर खुद का इस्तेमाल हो गया है कि नहीं? खुद का इस्तेमाल हो गया, मैं अपना काम खुद करता हूँ. और यहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है कि नहीं? ओके, वो कहता है मैं स्वयं गाड़ी चलाता हूँ. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक बच्चा कुछ काम कर रहा है, मैं स्वतः काम कर लेता हूँ. अपने बारे में बताया गया है. तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है. ठीक है, आगे जाएंगे. आगे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम. निश्चय यानी फुल कन्फर्म ಆಗಿರಬೇಕು, कन्फर्मेशन ಇರಬೇಕು. परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का निश्चय बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे इसने, इन्होंने, उसने, उन्होंने, मैं, हम, यह, ये आदि. यहाँ पर देखिए, ये लड़की खेलने जा रही है तो ये कहती है मैं खेलने जाती हूँ, है कि नहीं? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये बच्चे खेल रहे हैं. ये बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. कन्फर्मली आपको दिख रहा है ना कि ये खेल रहे हैं. तो नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पर यह बच्चा पढ़ रहा है. आपको दिख रहा है. तो नेक्स्ट है एक लड़की की चित्र है, यह लड़की बहुत सुंदर है. निश्चित रूप से हम किसी शब्द का बोध करते हैं, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम. तो अगला है बच्चों चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक यानी वहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं होता है. परिभाषा है जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चय बोध न हो. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಸ್ತು ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ನಿಶ್ಚಿತ ಬೋಧ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कोई, कहीं, कुछ, किसी आदि. समझ में आ गया है ना? यहाँ पर देखिए, ये लड़का कोई वहाँ पर पढ़ रहा है, हमें पता नहीं कि ये क्या पढ़ रहा है.
तो यहाँ पर अनिश्चितता है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक परिवार कहीं जा रहा है। ओके, तो वे कहीं जा रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, है ना? तो ये भी बन गया अनिश्चयवाचक। और नेक्स्ट है, यहाँ पर संदूक है, संदूक में कुछ तो है लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये कॉइन्स है या जलेबी, है कि नहीं, मगर कुछ तो है, तो कन्फर्म के साथ हम कह नहीं सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो पांचवा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ सर्वनामನ यूज़ ಮಾಡ್ತೀವಿ। फॉर एग्जाम्पल परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, किसमें, कब, क्यों, कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये लड़का कह रहा है कि ये कौन था भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पेंसिल किस में रख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगला है संबंधवाचक। परिभाषा है, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं का संबंध जाना जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जहाँ तहाँ आदि। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जो करोगे सो पाओगे। वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। जो सो, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जहाँ तहाँ आदि, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो अब तक ये था सर्वनाम। आगे जाएंगे क्रियाकलाप की ओर। इन वाक्यों में संज्ञा पहचानिए। दीपक, प्रिया, नित्या सब बचपन के दोस्त हैं। ये एक ही विद्यालय के छात्र हैं। तीसरा वर्ड है, इन सब में गहरी मित्रता है। चौथा वर्ड है, देश की सेना हमेशा तैयार रहती है। पांचवा है, इन्हें पुस्तकों से प्रेम है। छठा है, तांबे के लोटे का पानी सेहतमंद होता है। आपको इन सारे सेंटेंसेस को देखना है और पहचानना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर अंडरलाइन कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर मैं डिवाइड करती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा दीपक, प्रिया, नित्या। ओके, जातिवाचक संज्ञा यानी रिप्रेजेंट करना, विद्यालय, छात्र, पुस्तक, लोटा। भाववाचक यानी बचपन, मित्रता, प्रेम, दोस्ती। समूहवाचक संज्ञा यानी ಸೇನಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು। द्रव्यवाचक संज्ञा आखिरी है तांबा, पानी। तो अगला है बच्चों क्रियाकलाप, यानी ಇದು ಒಂದು ಆಟ। ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೇಮ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಎನಿಮಲ್, ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ವಿ। ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆದರೆ ನೇಮ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಎನಿಮಲ್, ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಅದೇ ಲೆಟರಿಂದ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದೇ ಲೆಟರಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎನಿಮಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಥಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है क, क से कविता, क से कोडगु, क से कौवा यानी एनिमल यानी पक्षी भी चलता है, और थिंग यानी कलम। सो ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕವಿತಾ, ಕೊಡಗು, ಕೌವ, ಕಲಂ ಬರೆದೆ। ಯಾರ್ದು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ -5। ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು संख्या शब्द आप सीख सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों, महात्मा गांधी जी महान पुरुष थे। यहाँ पर आपको सर्वनाम पहचानना है। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। उन्हीं के प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए हैं वो क्या है, वो है सर्वनाम, गृह कार्य है। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा देते हुए भेद लिखिए। हर बार की तरह मैं आज भी केवल 2 प्रश्न दे रहे जा रही हूँ। सर्वनाम का मतलब क्या है, सर्वनाम के भेद लिखिए। चलिए बच्चों, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
धन्यवाद, थैंक यू।